हेलो, मैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, डीएवी पीजी कॉलेज सिवान। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पीजी भाग 2, पीजी सेकेंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस, सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत जो पेपर है पब्लिक एड, उसमें आज हम लोग लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में पढ़ेंगे। लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम 2013 ने संघ या केंद्र के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त संस्था की व्यवस्था की। ये ऑब्समैन का कार्य करते हैं और कुछ निश्चित श्रेणी के सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करते हैं। हमें ऐसी संस्थाओं की आवश्यकता क्यों है, ये प्रश्न उठता है कि आखिर क्या जरूरत पड़ी कि हमें ऑब्समैन की तरह भारत में केंद्र के लिए लोकपाल एवं राज्यों के लिए लोकायुक्त की व्यवस्था करनी पड़ी। जैसा कि सर्वविदित है कि खराब प्रशासन, भ्रष्ट प्रशासन दीमक की तरह होता है, जो धीरे धीरे किसी राष्ट्र की नींव को खोखला करता है तथा प्रशासन को अपने कार्य पूर्ण करने में बाधा डालता है। भ्रष्टाचार इस समस्या की जड़ है। अधिकतर भ्रष्टाचार निरोधी संस्थाएं पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी सीबीआई को पिंजड़े का तोता और अपने मालिक की आवाज बताया है। इनमें से कई एजेंसियां नाम मात्र शक्तियों वाले केवल परामर्शी निकाय हैं और उनकी सलाह का शायद ही अनुसरण किया जाता है। इसके अलावा आंतरिक पारदर्शिता और जवाबदेही की भी समस्या है, क्योंकि इन एजेंसियों पर नजर रखने के लिए अलग से कोई प्रभावी संस्था नहीं है। इस संदर्भ में एक स्वतंत्र लोकपाल संस्था भारतीय राजनीति के इतिहास में मील का पत्थर कहा जा सकता है, जिसने कभी समाप्त न होने वाले भ्रष्टाचार के खतरे का एक समाधान प्रस्तुत किया है। अब थोड़ा सा हम बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि देखेंगे। लोकपाल यानी ऑब्समैन संस्था की आधिकारिक शुरुआत वर्ष 1809 में स्वीडन में हुई। 20वीं शताब्दी में एक संस्था के रूप में ऑब्समैन का विकास हुआ और यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तेजी से आगे बढ़ा। 1962 में न्यूजीलैंड और नॉर्वे ने यह प्रणाली अपनाई और ऑब्समैन के विचार का प्रसार करने में यह बेहद अहम सिद्ध हुआ। वर्ष 1967 में व्हाट रिपोर्ट की सिफारिश पर ग्रेट ब्रिटेन ने ऑब्समैन संस्था को अपनाया तथा लोकतांत्रिक विश्व में इसे अपनाने वाला पहला बड़ा देश बन गया। गुयाना प्रथम विकासशील देश था जिसने वर्ष 1966 में ऑब्समैन का विचार अपनाया। इसके बाद मॉरिशस, सिंगापुर, मलेशिया के साथ भारत ने भी इसे अपनाया। भारत में संवैधानिक ऑब्समैन का विचार सर्वप्रथम वर्ष 1960 के दशक की शुरुआत में कानून मंत्री अशोक कुमार सेन ने संसद में प्रस्तुत किया था। लोकपाल एवं लोकायुक्त शब्द प्रख्यात विधिवेत्ता डॉक्टर LM सिंघवी ने पेश किया। वर्ष 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने सरकारी अधिकारियों, जिसमें संसद सदस्य भी शामिल होंगे, के विरुद्ध शिकायतों को देखने के लिए केंद्रीय तथा राज्य स्तर पर 2 स्वतंत्र पदाधिकारियों की स्थापना की सिफारिश की थी। वर्ष 1968 में लोकसभा में लोकपाल विधेयक पारित हुआ, लेकिन लोकसभा के विघटन के साथ ही यह कालातीत हो गया और इसके बाद से यह लोकसभा में कई बार कालातीत हुआ। वर्ष 2011 तक विधेयक पारित करने के लिए 8 प्रयास किए गए, लेकिन सभी में असफलता ही मिली। वर्ष 2002 में MN वेंकटचलैया की अध्यक्षता में संविधान की कार्य प्रणाली की समीक्षा के लिए गठित आयोग ने लोकपाल व लोकायुक्तों की नियुक्ति की सिफारिश करते हुए प्रधानमंत्री को इसको दायरे से बाहर रखने की बात कही। वर्ष 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की कि लोकपाल का पद जल्द से जल्द स्थापित किया जाए। वर्ष 2011 में
सरकार ने प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में मंत्रियों का एक समूह भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने हेतु सुझाव देने तथा लोकपाल विधेयक के प्रस्ताव का परीक्षण करने के लिए गठित किया। अन्ना हजारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के विरुद्ध भारत आंदोलन ने केंद्र में तत्कालीन यूपीए सरकार पर दबाव बनाया और इसके परिणाम स्वरूप संसद के दोनों सदनों में लोकपाल व लोकायुक्त विधेयक 2013 पारित हुआ। 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति ने इसे अपनी सम्मति दे दी और 16 जनवरी 2014 को यह लागू हो गया। लोकपाल एवं लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2016 जो लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2014 में बना था, उसमें 2016 में तत्कालीन एनडीए सरकार ने एक संशोधन बिल लाया जिसे लोकपाल एवं लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2016 कहा जाता है। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 को संशोधित करने के लिए यह विधेयक संसद ने जुलाई 2016 में पारित किया। इसके द्वारा यह निर्धारित किया गया कि विपक्ष के मान्यता प्राप्त नेता के अभाव में लोकसभा में सबसे बड़े एकल विरोधी दल का नेता चयन समिति का सदस्य होगा। इसके द्वारा वर्ष 2013 के अधिनियम की धारा 44 में भी संशोधन किया गया, जिसमें प्रावधान था कि सरकारी सेवा में आने के 30 दिनों के भीतर लोक सेवकों को अपनी संपत्तियों और दायित्वों का विवरण प्रस्तुत करना होगा। संशोधन विधेयक के द्वारा 30 दिन की समय सीमा समाप्त कर दी गई। अब लोक सेवक अपनी संपत्ति और दायित्वों की घोषणा सरकार द्वारा निर्धारित रूप में एवं तरीकों से करेंगे। ट्रस्टियों और बोर्ड के सदस्यों को भी अपनी तथा पति या पत्नी की परिसंपत्तियों की घोषणा करने के लिए दिए गए समय में भी बढ़ोतरी करता है, उन मामलों में जहां वे 1 करोड़ रुपए से अधिक सरकारी या 10 लाख रुपए से अधिक विदेशी धन प्राप्त करते हों। अब हम लोकपाल की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। लोकपाल की संरचना। लोकपाल एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसका गठन एक चेयरपर्सन और अधिकतम 8 सदस्यों से हुआ है। लोकपाल संस्था का चेयरपर्सन या तो भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश या असंदिग्ध सत्यनिष्ठा व प्रकांड योग्यता का प्रख्यात व्यक्ति होना चाहिए, जिसके पास भ्रष्टाचार निरोधी नीति, सार्वजनिक प्रशासन, सतर्कता, वित्त, बीमा और बैंकिंग, कानून व प्रबंधन में न्यूनतम 25 वर्षों का विशिष्ट ज्ञान एवं अनुभव हो। 8 अधिकतम सदस्यों में से अधिक न्यायिक सदस्य तथा न्यूनतम 50% सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक और महिला श्रेणी से होने चाहिए। लोकपाल संस्था का न्यायिक सदस्य या तो सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। गैर न्यायिक सदस्य असंदिग्ध सत्यनिष्ठा व प्रकांड योग्यता का प्रख्यात व्यक्ति जिसके पास भ्रष्टाचार निरोधी नीति, सार्वजनिक प्रशासन, सतर्कता, वित्त, बीमा और बैंकिंग, कानून व प्रबंधन में न्यूनतम 25 वर्षों का विशिष्ट ज्ञान एवं अनुभव हो। लोकपाल संस्था के चेयरपर्सन और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक है। सदस्यों की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चयन समिति प्रधानमंत्री जो कि चेयरपर्सन होता है, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित कोई न्यायाधीश और एक प्रख्यात न्यायविद से मिलकर गठित होती है। लोकपाल तथा सदस्यों के चुनाव के लिए चयन समिति कम से कम 8 व्यक्तियों का एक सर्च पैनल या खोजबीन समिति गठित करती है। लोकपाल खोजबीन समिति। लोकपाल अधिनियम 2013 के अधीन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग उन अभ्यर्थियों की एक सूची बनाएगा जो लोकपाल संस्था का चेयरपर्सन या सदस्य बनाने की इच्छुक हो। इसके बाद यह सूची उस प्रस्तावित 8 सदस्यीय खोजबीन समिति के पास जाएगी जो नामों की शॉर्ट लिस्टिंग करेगी और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी। चयन समिति खोजबीन समिति द्वारा सुझाए गए नामों में से नाम भी चुन भी सकती है और नहीं भी चुन सकती। सितंबर 2018 में सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक
खोजबीन समिति गठित की थी। 2013 का अधिनियम यह भी प्रावधान करता है कि सभी राज्य सरकारें इस अधिनियम के लागू होने की 1 साल के अंदर लोकायुक्त का पद स्थापित करें। लोकपाल का क्षेत्राधिकार एवं शक्तियां। लोकपाल अब हम पढ़ेंगे लोकपाल का जो क्षेत्राधिकार है एवं क्या उनकी शक्तियां हैं। लोकपाल के क्षेत्राधिकार में प्रधानमंत्री, मंत्री, संसद सदस्य, समूह ए, बी, सी और डी अधिकारी तथा केंद्र सरकार के अधिकारी भी शामिल हैं। लोकपाल का प्रधानमंत्री पर क्षेत्राधिकार केवल भ्रष्टाचार के उन आरोपों तक सीमित रहेगा जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से संबद्ध न हो। संसद में कही गई किसी बात या दिए गए वोट के मामले में मंत्रियों या सांसदों पर लोकपाल का क्षेत्राधिकार नहीं होगा। इसके क्षेत्राधिकार में वह व्यक्ति भी शामिल है जो ऐसे किसी निकाय या समिति का प्रभारी, निदेशक या प्रबंधक या सचिव है या रहा है जो केंद्रीय कानून द्वारा स्थापित हो या किसी अन्य संस्था का जो केंद्रीय सरकार द्वारा वित्त पोषित नियंत्रित हो और कोई अन्य व्यक्ति जिसने घूस देने या लेने में सहयोग दिया हो। लोकपाल अधिनियम यह आदेश देता है कि सभी लोक सेवक अपनी तथा अपने आश्रितों की परिसंपत्तियों व देयताओं को प्रस्तुत करें। इसके पास सीबीआई की जांच करने तथा उसे निर्देश देने का अधिकार है। यदि लोकपाल ने कोई मामला सीबीआई को सौंपा है तो बिना लोकपाल की अनुमति के ऐसे मामले के जांच अधिकारी को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। लोकपाल की जांच इकाई को एक सिविल न्यायालय के समान शक्तियां दी गई हैं। विशेष परिस्थितियों में लोकपाल को उन परिसंपत्तियों, आमदनी, प्राप्तियों और लाभों को जब्त करने का अधिकार है जो भ्रष्टाचार के साधनों से पैदा या प्राप्त की गई है। लोकपाल को ऐसे लोक सेवक के स्थानांतरण या निलंबन की सिफारिश करने का अधिकार है जो भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ा है। लोकपाल को प्राथमिक जांच के दौरान रिकॉर्ड को नष्ट करने से रोकने का निर्देश देने का अधिकार है। अब हम सीमाएं देखेंगे कि लोकपाल पर क्या क्या सीमाएं हैं। सीमाएं या लिमिटेशंस। लोकपाल संस्था भारत की प्रशासनिक संरचना में भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में बेहद जरूरी परिवर्तन बदलाव ला सकती है, लेकिन इसके साथ ही साथ उसमें कुछ खामियां और कमियां भी हैं जिन्हें दुरुस्त किए जाने की आवश्यकता है। संसद द्वारा लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 पारित होने के 5 वर्ष बाद किसी तरह से लोकपाल की नियुक्ति हो पाई जो राजनीतिक इच्छा शक्ति में कमी का संकेतक है। लोकपाल अधिनियम में राज्यों से भी इसके लागू होने के 1 साल के भीतर लोकायुक्त नियुक्त करने के लिए कहा गया है, परंतु केवल 16 राज्यों ने लोकायुक्त की स्थापना की। लोकपाल राजनीतिक प्रभाव से मुक्त नहीं है क्योंकि स्वयं नियुक्ति समिति राजनीतिक दल के सदस्यों से गठित है। लोकपाल की नियुक्ति में एक प्रकार से चालाकी की जा सकती है क्योंकि यह निर्धारित करने का कोई मानदंड नहीं है कि कौन एक प्रख्यात न्यायविद या सत्यनिष्ठा का व्यक्ति है। वर्ष 2013 का अधिनियम व्हिसिल ब्लोअर का कोई ठोस सुरक्षा नहीं देता है। यदि आरोपी व्यक्ति निर्दोष पाया जाए तो शिकायतकर्ता के विरुद्ध जांच करने का प्रावधान लोगों को शिकायत करने से हतोत्साहित ही करेगा। इसकी सबसे बड़ी कमी न्यायपालिका को लोकपाल के दायरे से बाहर रखना है। लोकपाल को कोई संवैधानिक आधार नहीं दिया गया है और लोकपाल के विरुद्ध अपील का कोई पर्याप्त प्रावधान नहीं है। लोकायुक्त की नियुक्ति से संबंधित विशिष्ट विवरण पूरी तरह से राज्यों पर छोड़ दिया गया है। कुछ सीमा तक सीबीआई की कार्यात्मक स्वतंत्रता की आवश्यकता को इसके निदेशक की नियुक्ति में इस अधिनियम में संशोधन करके पूरा किया गया है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायत उस तिथि से 7 साल के बाद पंजीकृत नहीं की जा सकती जिस तिथि को ऐसी शिकायत में कथित अपराध किए जाने का उल्लेख है। अब कुछ सुझाव है। भ्रष्टाचार की समस्या से निपटने के लिए कार्यात्मक स्वायत्ता तथा मानव शक्ति की उपलब्धता दोनों मामलों में ऑम्बुड्समैन या लोकपाल संस्था को मजबूत किया जाए। स्वयं को सार्वजनिक जांच का विषय बनाने के लिए इच्छुक एक अच्छे नेतृत्व के साथ साथ अधिक पारदर्शिता, अधिक सूचना के अधिकार तथा नागरिकों और नागरिक समूहों के सशक्तिकरण की आवश्यकता है। लोकपाल की नियुक्ति ही स्वयं में पर्याप्त नहीं है। सरकार को उन मुद्दों को भी हल करना चाहिए जिनके आधार पर लोग लोकपाल की मांग करते हैं। मात्र जांच एजेंसियों की संख्या में बढ़ोतरी करना सरकार के आकार में तो वृद्धि करेगा, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि इससे प्रशासनिक कार्य में भी सुधार है। इसके अलावा लोकपाल और लोकायुक्त
उनसे वित्तीय, प्रशासनिक और कानूनी रूप से अवश्य स्वतंत्र होने चाहिए, जिनकी जांच एवं जिन्हें दंडित करने के लिए उन्हें कहा जाता है। लोकपाल और लोकायुक्त नियुक्तियां पारदर्शिता से होनी चाहिए, ताकि गलत प्रकार के लोगों के पदस्थापित होने की संभावना को कम किया जा सके। किसी एक संस्था या प्राधिकारी में अत्यधिक शक्ति के संचयन को टालने के लिए समुचित जवाबदेही व्यवस्था के साथ विकेंद्रीकृत संस्थानों के बाहुल्य की आवश्यकता है। वर्तमान लोकपाल संस्था की स्थिति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने इस मार्च 2019 के मध्य में सरकार का कार्यकाल समाप्त होने से कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष का चयन देश के पहले लोकपाल के लिए किया, जिसे राष्ट्रपति ने विधिवत मंजूरी दे दी। लोकपाल में अध्यक्ष के अलावा 4 न्यायिक और 4 गैर न्यायिक सदस्य भी नियुक्त किए गए हैं। न्यायिक सदस्यों में जस्टिस दिलीप बी भोसले, जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती, जस्टिस अभिलाषा कुमारी और जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी हैं। इनके साथ एसएसबी की पूर्व प्रमुख अर्चना रामसुंदरम और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन तथा महेंद्र सिंह और इंद्रजीत प्रसाद गौतम को गैर न्यायिक सदस्य बनाया गया। इसके साथ ही देश में लोकपाल नाम की संस्था अस्तित्व में आ गई है। धन्यवाद।